सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। और शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक पनामा कैनाल है, तो इसकी मैपिंग के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। मैपिंग का जो भी हिस्सा है, मखाना के बारे में एग्रीकल्चर का टॉपिक है। हेल्थ मिनिस्टर रेगुलेटरी एक्शन ऑन अनअप्रूव्ड, ये साइंस टेक का टॉपिक है। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, साइंस टेक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साइंस टेक का टॉपिक है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स साइंस टेक का टॉपिक है। माउंट एटना ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये टॉपिक्स याद रखना है। ग्लोबल लेबर मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। पोर्ट्स एंड न्यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, प्लस मैपिंग का टॉपिक है। सेंटर वर्सेस तमिलनाडु ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला, दिस इज लिंक्ड विथ पॉलिटी। इंडिया क्लीन एनर्जी लैंडस्केप की बात की गई है, तो ये डिस्कस करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। कार्ड सेल थेरेपी साइंस एंड टेक का टॉपिक। और फिर जो मैं आपको मेंस क्वेश्चन दूंगा दैट विल बी देयर। तो कल का संडे के टॉपिक्स भी आपके कवर्ड रहेंगे, प्लस आज के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए कवर्ड रहेंगे। क्वेश्चन देख लो, बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अ लॉट, और थोड़ा सा मतलब आप लोग इस डायरेक्शन में सोचेंगे दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी ट्रेंड जो प्रेजेंटली आपका चल रहा है। जिनका मीन्स नहीं निकल रहा है उनको भी समझना है कि किस तरीके से अप्रोच का ज़रूरत पड़ता है। तो हाउ कल्चरल डाइवर्सिटी शेप्स फेडरलिज्म इन इंडिया 10 नंबर का है। तो आप आकलन प्लस ज्वाइन आकलन प्लस टू गेट आंसर इवेलुएटेड। तो सौरभ पांडे सीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आज स्पेशल ऑफर एक्टिव है, सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। मतलब जो कोर्सेज चाहे मेंस के हैं प्रीलिम्स के हैं उन पे 50% ऑफ है। तो आप लोग ज़रूर से इस ऑफ़र का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। यहाँ पे PT 730 जो कोर्स है 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स है, और इस पे सारे वीडियो मैं आप लोग का जल्द से जल्द मे बी मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आई विल कंप्लीट। ठीक है, तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लस जो रिटन कंटेंट है PDF है, अगर आपको PDF से रिवाइज करना दैट विल ऑल्सो बी देयर। तो सब आपका अवेलेबल रहेगा। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में 20% ऑफ रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्रैश कोर्स आपको लेक्चर कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सारे, एंड इसमें सब कुछ रहेगा। PT 730 से लेके जितने भी स्टैटिक पार्ट है दैट विल बी देयर। और यू कैन विजिट saurabpandeyupsc.com, जहाँ पे PDF भी ले सकते हैं और भी दूसरा कंटेंट है, प्लस ऑल कोर्सेज में जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। लैपटॉप से क्लासेस देखनी तो लॉगिन बटन है एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। शुरू करते हैं। रीच डेली डिपोर्टेशन टू पनामा बाय द US। पनामा आपने सुना होगा कई बार ऐसे जो डिपोर्टेशन है, तो बार बार पनामा जंगल एंड ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है और ये टर्म भी काफ़ी यूज़ किया गया है। और आप ये भी देखोगे कि US के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी पनामा कैनाल और इन सब शब्दों का यूज़ किया। तो इसलिए मैं पनामा आई एम जनरली टेकिंग कि आप लोग का कभी मैपिंग का प्रश्न आ जाती है, यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो देखो ये आप देखोगे ना, ये पनामा यहाँ लोकेटेड है। तो इधर से ये नॉर्थ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे पनामा कैनाल है। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो आप इतना रास्ता जो इतना घूम के जाके और फिर इधर आप जा रहे हो, इधर आपका जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन से लेके इधर अटलांटिक ओशन है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, और है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली थ्रू पनामा कैनाल ऐसे मूव कर सकते हो या ऐसे करके ऐसे मूव कर सकते हो। सो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इस्टाब्लिश कनेक्टिविटी। US के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बन जाता है व्हेन यू टॉक स्पेशली टॉक अबाउट द पनामा। सो लाइक इधर आपका ये पैसिफिक ओशन, ये पनामा सिटी है, एंड यहाँ पे एक मीरा फ्लोर करके लेक भी है, एंड देयर रिमेंबर दिस मीरा फ्लोर लेक इज़ देयर, मीरा फ्लोर लॉक इज़ देयर, फिर लेक एंड लॉक, एंड ये आपका है पास में एक छाग्रेस रिवर भी है, गम्बोला है, पनामा कैनाल रेलवे है, ऐसा बहुत सारा है। तो मैप पे मैंने इंक्लूड कर लिया, जस्ट गो थ्रू इट। एक यहीं पास में लिम्बॉन बे है, लिमॉन बे करके लोकेटेड है, गाटून लेक है। तो ये शब्द आपको याद रखना चाहिए, एटलीस्ट दे आर एसोसिएटेड विद पनामा, तो थोड़ा मैपिंग का आपको नॉलेज रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, जैसे जो PT 730 जो कोर्स है उसमें भी आई एम कंपाइलिंग दीज कंटेंट, वो आप लोग को करना ही करना है। और है ना, तो उसको एक बार आप लोग एक बार नज़र मार के चले जाओगे दैट विल हेल्प यू। मैपिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको कर लेना है। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि दे कैन डू इट देमसेल्व्स, तो आप अपना खुद कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट अगर आप लोग उस कोर्स का हिस्सा हैं तो जो भी कंटेंट है वो आपको करना पड़ेगा। आई हैव द डेटा, कौन कितना लेक्चर देखता है, क्या किसने PDF डाउनलोड किया, क्या कैसा किया, तो आई हैव दैट, लाइक वी हैव दैट डेटा। सो उसको आप लोग को करना है। बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे बट करेंगे नहीं,
ठीक है, उनको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, दे विल गो फॉर दैट शॉर्टकट, तो अवॉइड सच थिंग है ना। मैडन डैम करके लोकेटेड, ये भी ध्यान में रखना है। मखाना के ऊपर देखते हैं, मखाना पे अभी हम लोगों ने लाइक प्रीलिम्स का भी कुछ डिस्कशन किया था, सो मखाना ध्यान रखना है। मखाना के कंटेक्स्ट में आप लोग जरूर से याद रखो, क्योंकि बिल्कुल प्रश्न इसमें ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं दे कैन आस्क यू, तो प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में दे आर इंपॉर्टेंट। फॉक्स नट हम इसको जो है बोल देते हैं, इसके काफ़ी हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ फाइन, बट इसमें थोड़ा सा आप देख लो, जैसे टेम्परेचर आपका 20 से ये क्या लिखा है नीचे, तो ये 20 से आई थिंक 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। ह्यूमिडिटी 50 to 90% के ये एक ज़रूरी होता है। एंड मखाना थ्राइव्स, एनुअल रेनफॉल होगा 100 से 250 सेंटीमीटर का ज़रूरत है। इसको स्मूदी लोमी सॉइल की ज़रूरत है। एंड वाटर डेप्थ की बात करें तो 1.5 मीटर डीप है। एंड एटलीस्ट 50% की क्लैरिटी, मतलब जो प्रॉपर देयर ग्रोज बेस्ट इन स्टैग्नेंट वाटर, अगर पानी रुका हुआ है थोड़ा सा तो वहाँ पे ये और उग सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसमें एक तो प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का प्रश्न अच्छा बन सकता है। प्रीलिम्स में जैसे यही स्टेटमेंट आपको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा कंडीशन दे देंगे और दे विल आस्क यू कि कौन सी क्रॉप जो है यहाँ पे इस कंडीशन में बेस्ट ग्रो कर सकती है, तो मखाना क्रॉप है। तो ये कंडीशंस आप बिल्कुल याद रखना है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ मखाना। फॉक्स नट जिसे हम बोलते हैं, ये क्रॉप इन न्यूज़ है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की। सो इन कूलर रीजन ग्रीन हाउस कैन बी एम्प्लॉयड। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उसमें अंदर माइक्रो क्लाइमेट जो है वो आप कह सकते हो क्रिएट किया जाता है, तो ये इसे हम प्रोटेक्शन फार्मिंग भी बोलता है। तो ग्रीन हाउस जो है वो एक बना के और उसके अंदर एक वो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के माध्यम से और फिर उसको ग्रो किया जाता है। तो मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट में मखाना ग्रो करता है, तो ग्रीन हाउस के या पॉली हाउस शब्द भी हम यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके और फिर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके और इस क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। सोविंग की बात करें तो सीड्स आर टिपिकली सोन दिसंबर के अंदर इसकी सोविंग की जाती है, मतलब जो बीज डाले जाते हैं। देन प्रॉपर थिनिंग ऑफ प्लांट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑप्टिमल डेंसिटी। प्लांट्स बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, थिनिंग ज़रूरत होती है। फ्लावरिंग की बात करें तो ये फ्रॉम मे टू अक्टूबर नवंबर होता है। ये आपका हार्वेस्टिंग टेक्निक की बात करें तो एक बार जैसे ही पॉड मेच्योर हो जाते हैं, पॉड मतलब जो उसके बालियाँ होती हैं ना, तो अगर वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनको केयरफुली हार्वेस्ट किया जाता है। और जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से वो जो भी हार्वेस्टिंग है, जैसे कि वो बहुत ही काले कलर का स्ट्रक्चर सा मखाने के ऊपर होता है, उसको निकाल के और फिर यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत हाई है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी हाई है, कंसिडर किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसका काफ़ी हाई कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर कोई इसको ग्रो करता है तो इनिशियली कॉस्ट है कि जैसे मान लो आप पॉली हाउसेज बना रहे हो तो इट हैज़ अ कॉस्ट, तो एक लेवल तक तो कॉस्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बट आफ्टर सम टाइम वो जब कॉस्ट मतलब एक मिनिमाइज हो जाता है, देन रिटर्न इसमें काफ़ी है। मखाना आप देखो कॉस्टली भी काफ़ी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग टैपेंटाडोल एंड कैरिसप्रोडोल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सेशंस आपका अब से 9 AM के आसपास आप लोग को सेशन मिल जाएगा। आप लोग का जो रिक्वेस्ट था, तो 9 AM तक आपको सेशन जो है वो मिल जाएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तो यहाँ पे 9 AM तक जो है वो सेशन आपको प्रोवाइडेड रहेगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री रेगुलेटरी एक्शंस ऑन अनअप्रूव्ड कॉम्बिनेशन ड्रग। देखो एक टर्म होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ड्रग्स का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि यू आर कंबाइनिंग। जैसे क्या होता है कि एक दवा होती है, उस दवा में जैसे जैसे इफ़ यू आर हैविंग ए पर्टिकुलर मेडिसिन, so when you are having that medicine it contains various salts, like if you are using medicine number 1, so it will have a particular salt. If you are using medicine number 2, it will have a particular salt, but when you are using a combination drug, so multiple salts can be used. One is used to reduce pain, other will used to reduce muscles, muscle, it may act as a muscles relaxant, मतलब बहुत सारे ऐसा कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कई सॉल्ट्स का कंबाइन करके ऐसी दवा जिसमें कई सारी बीमारी के लिए एक साथ जो है एक साथ फ़ायदा हो जाए, तो उसे कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं। अब कई दवाइयाँ ऐसे ज़बरदस्ती कॉम्बिनेशन ड्रग बना रखी है, क्योंकि देखो ये शरीर के अंदर जाएंगी, दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ केमिस्ट्री, वो आपके शरीर के अंदर जाएंगी, एक्ट करेंगी और एक्ट करके आपके शरीर को अफेक्ट करेंगे, सेल्स अफेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक जो है टेपेंडाडोल करके एक है आपकी दवा टेपेंडाडोल, तो ये आपका पेन के सीवियर पेन के इसमें यूज़ होती है
कैरिसोप्रोडोल करके मसल्स रिलैक्सेंट के रूप में जो यूज़ होती है। तो इस चीज़ को अभी जो कहा ही गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है कि हेल्थ मिनिस्ट्री रेगुलेटरी की जो अनअप्रूव्ड कॉम्बिनेशन ड्रग्स इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कई सारे कदम उठाए गए हैं इसके अंदर की, जैसे 1.3 करोड़ टेबलेट कैप्सूल जो गए हैं तो उनको वापस बुलाने की बात की गई है, और इस पर फिर जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स और ये सब होते हैं उनके द्वारा कदम जो है वो उठाए जाते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है दैट इज़ एक्स क्रिएटर। एक्स क्रिएटर एक टॉपिक आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स आर क्रिएटर। तो एक्स आर क्रिएटर या एक्स आर एक शब्द जो यूज़ होता है दैट इज जनरली रिलेटेड विद एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी तो ये साइंस टेक का टॉपिक होगा। अब इसमें क्या कहानी हुई दैट वी डोंट केयर, लाइक दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना है कि एक्सटेंडेड रियलिटी शब्द का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपने कई बार देखा होगा ऐसा पहन लेते हैं, तो ऐसा पहनने के बाद जैसे मान लो एक चेयर पे आप बैठ गए तो उसमें ऐसा यू विल फील कि आप उसी मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच गए। ऐसा होता है ना, यू विल फील कि अच्छा यू रीच द वर्चुअल वर्ल्ड एंड यू ट्राई imagining yourself that you are living in that virtual world, or you start behaving, or your emotional part is also coming as if you are a part of that virtual world। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, बहुत सारे ऐसी इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। एक तो होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ऐसा समझो कि एक आउटर एनवायरनमेंट पूरा अलग है और आप पहुँच गए, जैसे ये पूरा चश्मा टाइप पहन लिया तो आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाओगे, मतलब बैठे तो असल में वही रहोगे बट यू विल एक्सपीरियंस दैट यू आर इन सम अदर प्लेस। एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है कि जैसे आप हो जो रियल वर्ल्ड, आप पे कुछ एड ऑन कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कई बार सेल्फी ली होगी ना, तो सेल्फी लेने में कई बार ऐसा होता है ना कि आपने नोज़ में कुछ लगा लिया और अपने कानों को बिल्ली की तरह बना लिया, फेस कुछ और कर लिया, मतलब यू आर द सेम पर्सन बट समथिंग इज एडेड ऑन यू। सो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। So mixed reality में when you are using the mixture of virtual reality and augmented reality. So when you talk about the extended reality is basically of two types. One is the virtual reality, other is the augmented reality. ये ध्यान में रखना। एक्सटेंडेड रियलिटी कैन बी अ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। ये आपका है। तो इसका कई जगह इस्तेमाल है फ्यूचर के अंदर। जैसे दे कैन आस्क यू XR इंडस्ट्री पे, अगर सपोज करो दे आस्क यू टू राइट ऑन XR इंडस्ट्री। सो XR इंडस्ट्री पे अगर आपसे पूछा गया लिखने का, तो यू नीड टू नो कि देखो हेल्थ केयर में वर्चुअल सर्जरी, मेडिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, गेमिंग, गेम प्ले एनवायरनमेंट, रियल इस्टेट, वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर। आप देखोगे ना आजकल क्या है कि असल में कुछ बनता नहीं है, वर्चुअली दे क्रिएट इट और बोले आपका यहाँ सी फेसिंग होगा, ये आपका घर ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और बेच डालते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बेच डालते हैं जो रियल इस्टेट बिजनेस है। तो हम बिलीव कर लेते हैं अच्छा इतना सुंदर सुंदर है तो लेट्स टेक इट। तो ऐसा वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर भी होता है। टूरिज्म इनहांस ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए भी किया जाता है। सो XR इंडस्ट्री एप्लीकेशन कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज देखो इकोनॉमी के अंदर भी दे कैन आस्क यू वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड मे बी लाइक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट XR इंडस्ट्री। अगर कोई आप ट्रेडिशनल बुक्स को पढ़ोगे यू विल नॉट फाइंड XR इंडस्ट्री टॉपिक ऑन XR इंडस्ट्री। सो यू नीड टू एक्सप्लोर ऑन दिस टॉपिक। अच्छा इकोनॉमी में इससे प्रश्न बन सकता है एंड वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट सच टॉपिक्स। बेनिफिट्स क्या हैं कि कैप्टिवेट्स यूजर्स, मतलब लाइक इंटरेक्टिव आप कर सकते हैं, पढ़ने का भी हो सकता है। सपोज इफ़ यू हैव टू स्टडी, एक एग्जांपल देता है, सपोज इफ़ आई टीच यू अबाउट फोटोसिंथेसिस, नाउ आई विल एक्सप्लेन कि देखो ऐसा होता है, ये कंबाइन होते हैं, सूरज की रोशनी ऐसे होती है। तो दैट इज़ लाइक मे बी यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन इट कि अरे यार ऐसा कैसे होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, जस्ट यू वियर दैट एस्पेक्ट्स एंड यू जस्ट एंटर, लाइक यू विल फील कि मैं किसी एक जगह पे एंटर कर गया, ऐसा कि जैसे प्लांट के अंदर मैं एंटर कर गया। असल में नहीं एंटर करोगे बट यू विल फील दैट, और पूरा प्रोसेस होते आप देख सकते हो। सो ऐसा एक होता है ना कि मेमोरेबल एंड इंटरेक्टिव बहुत हो जाता है। फिर कई ट्रेनिंग है, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, मेडिसिन है, एविएशन से रिलेटेड। जैसे मान लो एविएशन में आप देखोगे तो असल में तो उड़ा उड़ा के नहीं देखते, पहले क्या करते हैं कि ऐसा बिठा देंगे और वो ऐसा उनको फील होगा कि वो उड़ रहे हैं, पूरा वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिस में ट्रेनिंग भी हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, वर्चुअल प्रोटोटाइप क्रिएट करके कई कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। और इवन द पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके लिए भी कई चीज़ें वो एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअली, दे कैन एक्सेस इट, एक्सपीरियंस इट, उनसे उनका नॉलेज गेन होगा, स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, ट्रेनिंग जो है वो हो सकता है। ठीक है, सो ये देखो वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। तो ये थोड़ा सा मतलब इमेजिन आपको करना है कि दिस थिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूचर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है।
दुनिया में देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी आपकी रहती है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जो नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो पूरा इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पर चलता है। सो डिमांड मान लो इन चीज़ों का होता रहेगा तो सप्लाई जो है वो हमें देखना है कि सप्लाई भी वैसा हो। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत बढ़ेगा तो इंडस्ट्री भी उस हिसाब से क्रिएट होना होगा। तो इसलिए एक्सआर इंडस्ट्री का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ गया। तो फ्यूचर क्या है, एआई से इंटीग्रेट करेंगे, 5G कनेक्टिविटी होगा। सो इसमें क्या हो, रियल टाइम एप्लीकेशन हो, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफ़र और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें अगर इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ गुड इंटरनेट और डेटा ट्रांसफ़र के लिए गुड इंटरनेट और 5G कनेक्शन है तो उसमें चीज़ों का ट्रांसफ़र बहुत होगा। कई जगह पे इसका इस्तेमाल भी होगा, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, यूज़र इंगेजमेंट, काफ़ी अधिक इसका इस्तेमाल होगा। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में एआई इंटीग्रेशन है, 5G कनेक्टिविटी है और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी है। फ्यूचर में कहा गया कि लगभग 2026 में 50 बिलियन तक के आसपास इतना इसका मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा। इट्स अ बिग मार्केट, इट्स अ बिग मार्केट। फर्स्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून साउथ पोल मेड फ्रॉम चंद्रयान डेटा, पहला डिटेल्ड मैप बनाया गया है तो चंद्रयान डेटा का इस्तेमाल करके। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मून का सबसे पहले जियोलॉजिकल मैपिंग जो है वो कैसे बना, ठीक है, फर्स्ट है ना। तो यहाँ पे लाइक सॉरी मतलब चंद्रयान मतलब किसने बनाया, तो चंद्रयान 3। देखो ये समझना बात को है, क्योंकि यू आर अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, तो ये कोई भी चीज़ किया जाता अभी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन तो कोई एसएससी में भी पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि अच्छा पहला किसने जियोलॉजिकल मैप मून का किस मिशन के तहत बना, तो चंद्रयान 3। ये तो चलो एक इन्फॉर्मेशन हो गया। जैसे बहुत चीज़ें जियोलॉजिकल मैपिंग अगर जियोलॉजिकल मतलब पूरा स्ट्रक्चर आप जान रहे हो, यहाँ ये रॉक है, यहाँ ये गड्ढा है, यहाँ ये इसका ये स्ट्रक्चर है। तो मैग्मा डिस्क, जैसे प्रज्ञान जो रोवर था, रोवर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोम कंफर्म किया उसने कि अंडरग्राउंड ओशियन प्रेजेंट है, मतलब मैग्मा टाइप ऐसा कुछ प्रेजेंट है क्रॉस एंटायर मून। फिर एज ऑफ रीजन की बात करें तो बहुत मतलब 3.7 बिलियन ओल्ड माना गया। अर्थ मून के कनेक्शन को भी है, तो जियोलॉजिकली केमिकली सिमिलर है अर्थ और मून का, इसका मतलब कि दे हैव द शेयर्ड ओरिजिन, एक समान है। तो ये चीज़ है। तो ये है। अब यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया, इनका एप्लीकेशन क्या है, हम ये मिशन भेजते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ह्यूमन उसके लिए क्या फ़ायदा होता है, ऐसा। फिर इम्पैक्ट क्रेटर की बात करें तो विक्रम लैंडर इज़ नियर द साउथ पोल एटिक्सन बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रम लैंडर है, ये सब पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ आर लाइक जो हमारा चंद्रयान 3 है। तो वहाँ पे एक एटकिंसन बेसिन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे भी जो मतलब क्रेटर मतलब एक बड़ा सा गड्ढा टाइप मानो, बहुत बड़ा। तो उसके अंदर एंटर करके दे कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये कैसे क्रिएट हुआ, उसके बारे में कैसा इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन इसका कैसा हुआ। लूनर पोल्यूशन की बात करें तो डेब्रिस फ्रॉम न्यूमरस मिशन हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट कंटेमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लूनर रिसर्च, ठीक है। तो लूनर पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे जो डेब्रिस हैं, बहुत सारे न्यूमरस मिशन हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट कंटेमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लूनर रिसर्च। तो ये भी है कि मतलब ये भी है कि जैसे मतलब कई सारे जो मिशंस हैं तो उस मिशन से कई सारे ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि पॉल्यूट भी कर सकते हैं मून के अंदर, तो उसको भी देखा जा रहा है। तो वाटर आइस रिजर्व है तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉल्यूटेड। तो लूनर रिसर्च काफ़ी अधिक है। तो डेब्रिस फ्रॉम न्यूमरस मिशन हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट द कंटेमिनेशन से रिलेटेड। और इस पर देखो ये चीज़ें क्या है कि मून में बहुत चीज़ें देखी जा रही है। लाइक अगर इंसानी ज्यूरिडिक्शन को आप समझने का प्रयास करो तो कंट्रीज़ आर मूविंग बियॉन्ड द अर्थ। जैसे अभी तो ये है कि हम जो स्पेस है ना उसको ग्लोबल कॉमन मानते थे, मतलब वो सभी का उसमें हक है, ऐसा कोई अपना हक नहीं बता सकता है। बट सपोज करो अपनी सोवेनिटी या प्रभुत्वता जिसे बोलते हैं उसको इस्टाब्लिश कर लिया गया, तो अगर वो इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद मतलब इफ़ दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड तो फिर अपना अपना टेरिटरी बन जाएगा। मतलब ये जैसे अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं है, बट आगे चल के फ्यूचर में देश कहेंगे कि मून का ये हिस्सा हमारा हमारा है, मतलब ये हमारा टेरिटरी, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो आर्म फोर्सेस और वो सब भी वहाँ पे खड़ा कर सकता है, या जो भी रिक्वायर्ड है वो खड़ा कर सकता है। तो ज्यूरिडिक्शन जो है किसी देश का दैट कैन मूव बियॉन्ड अर्थ, और उसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि जैसे कई मिनरल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसके लिए ये जो भी एस्टेरॉइड्स और या मून है इनका ज़रूरत पड़ेगा। मून के अंदर जो चीज़ें, जैसे मून में कहा जाता है कि हीलियम इतना है कि 40,000 या ऐसा कुछ ईयर्स तक हम हमारे एनर्जी नीड को वो पूरा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने वाली बात है, ठीक है, ये देखने वाली चीज़ें समझना।
नेक्स्ट देखते हैं कंडेंस्ड मैटर है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की बात करिए, एक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मैटर के, मतलब कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स बेसिकली सॉलिड और लिक्विड मैटर्स की स्टडी करता है। देखो ऐसी चीज़ें जानने का पर्पस क्या है, मैं आपको ये क्यों कहूँ, मेंस में इसमें कोई प्रश्न नहीं है, प्रीलिम्स में क्या है कि एक साइंस के प्रति आपका एप्टीट्यूड बने, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस टेक, कभी 10 पूछे, कभी 18 पूछे, कभी 15 पूछे, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि दे विल आस्क द क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा हम ऐसे टॉपिक्स को देखना है। पार्टिकल इंटरेक्शन पर हम बहुत, मतलब देखो क्या होता है कि जैसे आप क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाओ, क्वांटम कंप्यूटर्स भी क्या है, दे स्टडी अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम सॉरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी मैटर है वो एटम से बना, एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल फर्मियोन, दैट इज ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क करता है। तो पार्टिकल्स के बिहेवियर को अगर हम जानेंगे तो इससे हम बहुत सारा फ्यूचर के अंदर जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाएंगे। सो जैसे इलेक्ट्रॉन कंडेंस्ड मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये है मैग्नेटिक कंडेंस्ड मैटर, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म पे फोकस करता है। सॉफ्ट मैटर फिजिक्स डिफॉर्म मटेरियल पे स्टडी करता है। तो यहाँ पे कई एक्सप्लोरेशंस भी किए जाते हैं कि जैसे स्मॉल प्रॉपर्टीज़, देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग क्लासिकल क्वांटम प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स में आप देखोगे तो काफ़ी अधिक जो स्टडी है नैनो साइंस के कंटेक्स्ट में, क्वांटम टेक्नोलॉजी को नैनो साइंस के माध्यम से किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, और इस एरिया में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। फिर जैसे सुपर फ्लूडिडिटी, तो सॉलिड और लिक्विड जो उसको स्टडी भी किया जाता है, सो दैट फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे जैसे सुपर कंडक्टर्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दे कैन फ्लो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो ऐसा कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पार्टिकल्स लेवल पे जो है स्टडी करना पड़ेगा, वो स्टडी है। तो टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी मतलब यूज़फुल होगा, जैसे मॉडर्न कंप्यूटिंग या ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें, नए मटेरियल्स कैसे सिंथेसाइज करें, क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसा जो है इस्तेमाल किया जा सके, तो इसलिए इन पार्टिकल्स को स्टडी करना पड़ता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाई वी नीड टू स्टडी द पार्टिकल, जैसे अगर मान लो कि एक सर्न का एक्सपेरिमेंट चल रहा है यूरोप में, है ना, आई थिंक स्विट्जरलैंड फ्रांस उस एरिया में चल रहा है, तो भी तो पार्टिकल्स का स्टडी कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहा है। तो माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसका एप्लीकेशंस बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, माउंट एटना देख लेते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये स्ट्राटो वॉल्केनो है। कमेंट सेक्शन में बताओ, मतलब यू जस्ट लेट मी नो व्हाट इज स्ट्राटो वॉल्केनो। ये सिसिली इटली के अंदर है और यहाँ पे इरप्शन होता रहता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी माना जाता है इसको, और यहाँ पे काफ़ी अधिक आप फ्लोरा फोना आसपास के रीजन में। तो ये मैपिंग में आप देख लो, तो माउंट एटना सिसिली है, ये समुद्र याद रखो, मेडिटेरेनियन सी है, टायरियन सी है, एड्रियाटिक सी, आयनियन सी है, तो ये सब चीज़ है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं टैलेंट शॉर्टेज ग्लोबल चैलेंज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। तो ये एडिटोरियल आपका आज का टॉपिक है, तो इसको थोड़े से की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने ऐड किए हैं, तो उसको एक साथ मिलके विल अंडरस्टैंड द थिंग्स कि इसके अंदर क्या चीज़ें कहेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, देखो कोई भी जो ग्लोबल मार्केट है ना, जैसे 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 मार्केट आपका ग्रो करता है, मार्केट में कोई चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर का ज़रूरत पड़ता है। सो अब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता जा रहा है तो इसमें बहुत चीज़ें कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कौन करेगा। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो लोग होंगे वो उनका स्किल जो लेवल है वो अलग तरीके से ज़रूरत पड़ेगा। सो एज द स्किल वी पोजेस टुडे मे नॉट सर्व फॉर टुमारो। तो इसमें तो स्किल इन्हांसमेंट और ये बहुत मैटर करता है। तो देखो ये स्टडी हुई है, तो इसमें कहा बाय 2030 लगभग 85.2 मिलियन जो स्किल्ड वर्कर्स आर प्रोजेक्टेड टू बी मिसिंग ग्लोबली। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बिकॉज जैसे हो सकता है कि फ्यूचर में वो जो उनके पास स्किल है वो स्किल का ज़रूरत ही ना पड़े, तो अब आपको नई स्किल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसके लिए आपके एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने पड़ेंगे। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर एजुकेशन सिस्टम। अगर वो नहीं करोगे दैट इज़ मतलब वो एक अलग चैलेंज है, बिकॉज वहीं से आप चीज़ें समझोगे ना। अब अभी मान लो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो उससे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा ना। इफ़ आप टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को यू हैव टू प्रोड्यूस, यू नीड द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। सो इफ़ यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, तो उधर आपको वैसे काम करना पड़ेगा। सो दिस टैलेंट डेफिशिएंसी कुड कलमिनेट, मतलब यहाँ पे ये अनरियलाइज रेवेन्यू पोटेंशियल इससे क्रिएट हो सकता है, लगभग $8.45 ट्रिलियन तक का हो सकता है। एंड यहाँ पे जैसे कंबाइंड जीडीपी ऑफ जर्मनी, तो इंडिया जर्मनी और जापान के बराबर ही हो सकता है। तो हम ये जो मार्केट है, मतलब ये जो हम लोग मतलब एक ट्रेंड लोग हैं प्लस स्किल्ड लोग है, मार्केट जो लेबर शॉर्टेज होगा उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे देश में तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। सो ये चीज़ हाईलाइट किया। तो यहाँ पे कहा गया वेट, तो यहाँ पे जैसे जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड लेबर का डिमांड तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।
एंड यहाँ पे जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ज़रूरत है, ऐसा बहुत सारे, जैसे जीसीसी और ऑस्ट्रेलिया में से मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में लोगों की ज़रूरत है, यूरोप के अंदर सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे ऑटोमेशन, एआई, बिग डेटा, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इनका ग्रोथ है, तो यहाँ भी अलग तरीके के लोगों का ज़रूरत है। तो अब देखो ना, अलग डिमांड क्रिएट हो रही है। अभी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपका इकोनॉमी के अंदर बन सकता है। तो एग्जिस्टिंग बैरियर्स वर्कफोर्स क्या है, तो यहाँ पे कई बैरियर्स हैं स्किल्ड वर्कफोर्स। जैसे एक जो, जैसे हम लोग अगर सपोज करो कि ऐसा सर्विस प्रोवाइड भी करेंगे, तो अब लोग का इजी मूवमेंट अलाउ करना, कितना अलाउ करेंगे, ठीक है। तो और एक दूसरे की डिग्री को रिकॉग्नाइज करना, ऐसा कई चीज़ें ज़रूरत है। मतलब हमारे यहाँ, मतलब सपोज कि कोई किसी ने पढ़ाई की, उसने ही और शी हैज़ एक्वायर्ड अ पर्टिकुलर डिग्री, बट वो डिग्री उसके लिए कितना यूज़फुल है, दैट हैज़ टू बी सीन। मतलब यूज़फुल होगा तभी ना जब दूसरे देश में भी उसका रिकॉग्निशन होगा। तो ये सब चीज़ें करना। रेगुलेटरी इमिग्रेशंस, कई प्रकार के बैरियर्स है, लोग जाएंगे तो किस तरीके से, क्या परमिट है, वीज़ा कितना मिलता है, कितना अलाउ करते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। रिक्रूटमेंट, माल ट्रैफिकिंग और मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो ये भी देखना है कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को इधर से उधर भेज दिया जाता है, और कोई ऐसा है कि वहाँ हम कुछ कर लेंगे, कोई जॉब मिल जाएगा, तो लोग इलीगल वे से जाते हैं। तो अभी जैसे यूएस ने डिपोर्ट किया, तो दैट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसे इशूज़ को देखना पड़ेगा। ये थ्रेट है टू माइग्रेंट वर्कर राइट्स एंड सेफ्टी, ये भी देखना पड़ेगा। तो जो लोग जा रहे हैं उनके राइट्स और सेफ्टी, जैसे अब कहा जाता है कि जब वो डंकी रूट फॉलो किया जाता है, पनामा का जंगल एक आता है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पैदल चलाते हैं, और लाखों, पता नहीं कितना पैसा लेते हैं लोग कि हम यूएस में जाके काम करें। तो वो एक, मतलब अगर ये सब लीगल वे में हो कि आपने स्किल एक्वायर किया और आपको ले लिया जाए, तो वो एक बेटर रहेगा। पॉलिसी बैरियर्स की बात करें तो मैनी इंडियन क्वालिफिकेशंस जैसे मेडिसिन, फेस रिकॉग्निशन, चैलेंजेस इन वेरियस यूरोपियन कंट्रीज, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे मेडिसिन, तो उसमें जैसे कई जो इंडियन क्वालिफिकेशंस में भी वो रिकॉग्नाइज ही ना करें बाहर। अब दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, तो फिर तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चैलेंज, दे हैव टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि अभी हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं हैं। तो वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर एक लेवल तक किसी ने चीज़ की है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर भी एक इशू देखना पड़ता है। लाइक इंटीग्रेशन चैलेंजेस, लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, ये भी वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। अभी जैसे मान लो आप बाहर जाते हो, यू नीड टू नो इंग्लिश, या मान लो किसी और जगह, मान लो इफ यू गोइंग टू जर्मनी, यू नीड टू नो जर्मन। जापान में जाते हो, दे यूज़ जापानीज ऑल्सो, सो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट जापानीज, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड्रेस द चैलेंज, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है कई सारे इनिशिएटिव्स लिए भी हैं इस चीज़ को मीट करने के लिए। और कई सारी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी नेशंस के साथ, या बायलैटरल एग्रीमेंट भी हमने साइन किया है, जिसके माध्यम से हम अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो वर्कर्स का जो स्किल है विद ग्लोबल मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्स जो है वो एक्वायर कर सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनका लीगल प्रोटेक्शन किया जा सकता है, वो जनरली कोई चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रेस कर सकते हैं। प्लस वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि विश्व में आगे चल के जो डिमांड है स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बढ़ेगा, एंड हम उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। और कई चीज़ें जैसे हैं कि ये जो रेगुलेशंस, जो भी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का रेगुलेशन बहुत मैटर करता है। बिकॉज उससे अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारा जो एक्सप्लॉयटेशंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन करना, सर्कुलर माइग्रेशन है, तो ये सर्कुलर माइग्रेशन है जैसे थ्रू टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा एंड रोटेशनल वर्कफोर्स मॉडल कैन हैंडल लेबर विदाउट कॉजिंग लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। जैसे कोई गया एक समय तक काम किया, 3 साल 4 साल, फिर वापस आ गया, तो इससे ऐसा कई लोग को ये भी रहता है ना कि यार, कई देश आजकल ये भी कंसर्न में है कि यार हमारे देश में आएगा कोई, तो बहुत सारे लोग आते जाएंगे, तो इट कैन ट्रांसफॉर्म द डेमोग्राफी ऑफ दैट रीजन। ये भी तो इनसिक्योरिटी है, और ये भी एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो एक सर्कुलर माइग्रेशन है कि एक टाइम तक काम करो, आफ्टर दे कैन कम। पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट की बात करें तो वो भी है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या है, ये सब चीज़ें हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लाइक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा दे विल ओनली गो फॉर स्किल्ड माइग्रेशन। अब वो किस टाइप से उनकी माइग्रेशन पॉलिसी है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग। इंडिया का एडवांटेज है कि हम लोग के पास ह्यूज लाइक क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, उसमें ह्यूज शॉर्टेज भी है। इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड मतलब इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड स्किल टू आर यूथ, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है देशों के साथ में, क्योंकि देखो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर भी एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स बहुत है। जैसे स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं तो वहाँ पे उन्हें ज़रूर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं,
बाहर का, बट एक वो भी डेवलप हो रहा है, राइजिंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट, तो उसको कैसे देखना, इलीगल माइग्रेशन को कैसे दूर करना, ये सब चीज़ों की तरफ हमें काम करना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू टैप दिस मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है उसको हम टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट्स इन न्यूज़। तो एक तो आप ये देखना वीओ पोर्ट करके है, वीओ पोर्ट करके, तो ये कहाँ लोकेटेड है, टूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, और वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। मेजर पोर्ट 13 जुलाई 1974 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु में, थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। एक दूसरा पोर्ट है विजिनजहाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। तो ये फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और केरला के अंदर लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में। और ये मल्टीपर्पज़ में है, ग्रीन पोर्ट है, ये भी ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा है तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी पिक किया आप लोग के लिए। तो फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो। वाइज 3 लैंग्वेज पॉलिसी कंट्रोवर्शियल, ये एक टॉपिक आपका बनता है। इस पर मैंने आपके लिए मेंस का प्रश्न बनाया कि देखो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या फेडरल प्रिंसिपल्स को अफेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि क्या जो लाइक फेडरल प्रिंसिपल कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे लैंग्वेज है, अभी जैसे तमिलनाडु है या कोई और जगह पे है तो वहाँ पे उनका कल्चरल एस्पेक्ट देखोगे, या आप चले जाओ कर्नाटका में या पंजाब में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में, तो देयर इज़ अ ह्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे रेस्पेक्ट करें। एंड अगर सपोज करो सेंटर किसी चीज़ को प्रायोरिटी करता है, मतलब जो केंद्र है, केंद्र सरकार है किसी चीज़ को प्रायोरिटी, स्टेट कुछ और सोच रहा है, और वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उस कल्चरल डाइवर्सिटी में डिफरेंस, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, और मतलब हम कहें कि यार ये वाली चीज़ प्रमोट करो और उस चीज़ को ना माना जाए, तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। और ये सेंटर स्टेट के रिलेशन को अफेक्ट भी कर सकता है, जैसे केस आपका तमिलनाडु और सेंटर के कंटेक्स्ट में देखा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है करेंटली फंडिंग क्राइसिस जो है फेस कर रही है, जैसे समग्र शिक्षा स्कीम उसके कंटेक्स्ट में, जिसमें और यहाँ पे तमिलनाडु रिफ्यूज़ल है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी मैंडेट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम तो अफेक्ट हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच जो डिफरेंसेस वो भी क्रिएट हो रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो लैंग्वेज पॉलिसी, इसके तहत मल्टीलिंग्विज्म को, कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट करें। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात, जैसे एक हिंदी है, इंग्लिश और एक आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो स्टेट कैन सेलेक्ट लैंग्वेज जो उनकी रीजनल डेमोग्राफी को प्रमोट करे। एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। पॉलिसी इनकरेज करती है बायलिंगुअल एजुकेशंस, मदर टंग और इंग्लिश के अंदर एजुकेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। तमिलनाडु में हिंदी के प्रति जो आप देखोगे काफ़ी सारा रेजिस्टेंस चला भी था 1937 से लेकर 68 के अंदर भी रिजोल्यूशन हुआ था, जिसमें तमिलनाडु की असेंबली ने अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन, जिसके माध्यम से हिंदी को करिकुलम से हटाया जाए। तो ये एक रहता है कि मतलब वहाँ पे एक थॉट प्रोसेस, देखो कोई चीज़ इम्पोज अगर हम करेंगे ना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट। तो वो किस टाइप से करें, जैसे अगर सपोज करो कि ये चीज़ अगर हम तमिलनाडु में हम लागू करते हैं, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, जैसे हम लोग भी तमिल, तेलुगु या किसी भाषा को हम भी समझें, हम लोग क्या भी ऐसा कंपलसरी कुछ ऐसा करना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम कोई भाषा को समझे, तो ऐसा कुछ करना, तो ये एक ज़रूरी होगा। बिकॉज देखो सबका अपना, सब अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, लैंग्वेज हो गया या जो भी अपना कल्चर है, सब अपना कल्चर का रेस्पेक्ट करता है। बट ऐसा होगा कि इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू थिंक इज़ राइट, तो वो थोड़ा कैसा एक्सेप्ट होगा, दैट इज़ मतलब दैट इज़ नॉट ईजी, ये देखना ज़रूरी है। सो पॉलिटिकल लैंडस्केप सराउंडिंग दिस इशू, अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो उसमें का इट्स नॉन नेगोशिएबल, और फंडिंग जो है विदहेल्ड कर दी गई है। तो इसमें मतलब वो मतलब कई चीज़ें हैं कि आप पॉलिटिकल उसके लिए कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है कि अब किस टाइप से सेंटर स्टेट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। दोनों पार्टीज़ अपनी, क्योंकि जो स्टेट लेवल की पार्टी उसको भी इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टेट की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को वो एराइज कर सकते हैं, लैंग्वेज बेस्ड जो आइडेंटिटी है उसको वो कर सकते हैं, और एक वोटिंग अपना जो है वोटिंग वोटर्स हैं उनको रीच कर सकते हैं, और वोटर्स को एक इम्प्रेस कर सकते हैं, उनके माइंड को भी थोड़ा सा अपनी तरफ फेवर करा सकते हैं, ये सब होगा। तो encouraging discussion that consider the unique linguistic landscape of the Tamil Nadu. So focusing on maintaining high enrollment ratio, reducing dropout rate, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत सारे दूसरे सिस्टम को उसने आउट परफॉर्म भी किया, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत। दोनों 2 लैंग्वेज पॉलिसी की तरफ ज़्यादा फोकस उन्होंने किया, और उसमें कई सारी लेवल पे बहुत अच्छा आउटकम भी तमिलनाडु के जो है वो मिला है। दे आर नॉट रेडी कि हम अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं हाउ ग्लेशियर आइस एल्गी एक्सेलरेट ग्रीनलैंड आइस शीट मेल्टिंग।
तो यहाँ पे ग्रीनलैंड आइस शीट एंड माइक्रो एल्गी, तो यहाँ पे क्या है कि डार्क पिगमेंट माइक्रो एल्गी। अब इसमें एक चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या, एफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ग्रोथ दीज माइक्रो डार्क पिगमेंट माइक्रो एल्गीज। देखो एक चीज़ समझना, देखो कोई भी जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड, एल्बिडो बहुत हाई होता है। बट सपोज इफ देयर इज अ डार्क पिगमेंटेड माइक्रो एल्गी और anything that is dark which is present over the ice. So in that context what will happen if the sunlight is like if the sunlight is coming and falling on ice or snow which is covered by a dark pigmented microalgae, तो in that case the sunlight will be absorbed. इससे क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब होती चली जाएगी और हीट जो कि जनरल सेंस में आप देखोगे तो जो ग्रीनलैंड है जिसपे स्नो था जो कि वाइट कलर का है तो वो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी। अब ये जो डार्क पिगमेंटेड माइक्रो एल्गी है उसके ग्रोथ की वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इससे हीट बढ़ेगी और वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत तेज़ी से मतलब कि जैसे जैसे एक होता है ना कि वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और सब बदलाव हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो ये माइक्रो एल्गीज जो है ग्रो कर रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्रीनलैंड का आइस भी जो है वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे और शीट डार्कन हो जाती है। ये चीज़ आप ज्योग्राफी में कभी कोई प्रश्न पूछें कि है ना कि क्या इम्पैक्ट, जैसे क्राइस्फीयर पे कोई प्रश्न आए या कोई ऐसा कोई प्रश्न आता है इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज इन सब का, तो आप इस सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। सो दिस डार्क पिंड है ना, तो यहाँ पे जैसे डार्क पिगमेंट ये आइस की रिफ्लेक्टिविटी को रिड्यूस करता है, हीट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रो करता है और ये जो अलगल बूम है इट कैन इन्हांस मेल्टिंग रेट 10 to 30%। अब ये एक प्रश्न आपका बन सकता है। सो जैसे एक तो देखो ग्रीनलैंड आइस शीट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल सी लेवल रेस। तो अगर देखो पूरा का पूरा ग्रीनलैंड आइस अगर सब पिघल जाएगा तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पावरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें ये पॉइंट्स मैंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में कुछ रखे हैं, तो जब भी आपको क्लीन एनर्जी लैंडस्केप या रिन्यूएबल एनर्जी पे लिखना होता है तो विंड पावर मेंशन कर देना। लगभग है ना इंडिया रैंक 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली है, 50 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी है, सन टू लैंड इनिशिएटिव है जिसमें सोलर पैनल्स बिल्डिंग पे फार्म्स पे करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जनरेट्स 50 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय ब्लॉकिंग रिवर्स। ऑस्मोटिक पावर, इसमें क्या होता है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इसमें जो रिवर और सी समुद्र और जो जहाँ पे एस्चुरी वाला एरिया होता है ना, जहाँ वेयर रिवर मीट सी, सो इन दैट देयर इज़ अ डिफरेंस, ऑस्मोटिक लेवल पे डिफरेंसेस आपका होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक पावर जो है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये पूछा भी जा सकता है आपका। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट प्रोड्यूस अराउंड 3.5 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर फ्यूजन, बट वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कोल अल्टरनेटिव की बात करें तो एडवोकेट फॉर रिड्यूसिंग कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू पॉल्यूशन कंसर्न। तो कोल अल्टरनेटिव जो है वो है क्लीन एनर्जी की बात की गई। कोल अल्टरनेटिव बिकॉज देखो बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग कोल तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो कोल है ना, इफ़ यू आर यूजिंग द कोल बेस्ड देर विल हायर कार्बन एमिशन। सो ये भी है। क्लीन एनर्जी फ्यूचर की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी मेथड टू रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्लीन एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करना, अडॉप्ट करना, जिससे कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस किया जा सके। कार्ट इम्यून ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे कार्ट टी सेल थेरेपीज की बात अगर किया जाए तो ये देखो ये बढ़िया प्रश्न इसमें साइंस टेक का बन सकता है। सो यहाँ पे जो कार्ट है तो यहाँ पे किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये कार का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टी सेल्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। टी सेल्स हमारे इम्यूनिटी के लिए जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रोल। तो हमने क्या किया, लाइक कार्ट जो कार टी थेरेपी जो होती है उसमें क्या है, टी मतलब टी सेल्स आता है, कार मतलब किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब क्या होता है, कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उनको क्या है कि ये जो है ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स है ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन जो कैंसर पे प्रेजेंट है। इससे कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब आपने क्या किया कि टी सेल्स को चेंज किया, कुछ उसको चेंजेस किए जिससे कि कैमेरिक एंटीजन जो रिसेप्टर्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो कैंसर पे प्रेजेंट है उसको वो मतलब उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसका खात्मा कर देगा। तो ये जो कार्ट सी थेरेपी ऐसा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अभी जैसे मान लो कीमोथेरेपी और ये सब दिया तो उसका काफ़ी नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपने जो टी सेल्स हैं, यू हैव मॉडिफाइड द टी सेल्स
उसमें क्या है कि कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स हैं उन पे चेंजेस, मतलब टी सेल्स मॉडिफाई करने से जो कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स हैं दे आर एबल टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन जो कैंसर सेल्स में प्रेजेंट है। और ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस पर ट्रीटमेंट और इसका जो है आप देखोगे कि लाइक अप्रूवल की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये 1990s में हुआ था, फर्स्ट CAR डिज़ाइन है। उसके बाद FDA जो है फेडरल ड्रग अप्रूवल जो US का है उसके द्वारा अप्रूवल भी हुआ रिसेंट ईयर्स में कि हम ट्रीट कर सकते हैं जो ये ब्लड से रिलेटेड ऐसे जो कैंसर्स होते हैं तो उनको ट्रीट किया जा सकता है। सो टी सेल्स जो है वो पेशेंट्स के उनको निकाला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड लैब के अंदर किया जाता है जिससे वो CAR को एक्सप्रेस कर सके, फिर पेशेंट में दोबारा डाला जाता है और पेशेंट्स के वो जो CAR हैं दे बेसिकली टारगेट दोज कैंसर सेल्स। तो ये CAR थेरेपी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कई चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल भी है, जैसे लिम्फोमा पोस्ट थेरेपी। तो रिसेंट की स्टडी भी हुई है, लिम्फोमा हैज़ डेवलप्ड फॉलोइंग कार्ड इंडिकेटिंग द नीड फॉर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। तो ये भी है कि मतलब देखो अब इसमें ये भी कहा गया कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबायोम की अगर बात करें इंटेस्टाइन में, दे ऑल्सो हैव द रोल, दे मे इन्फ्लुएंस, मतलब दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द CAR T थेरेपी। सो इसमें आप कैसे ट्रीट करता है, तो ये भी है कि क्योंकि लाइक इस थेरेपी से रिलेटेड भी कई तरीके का चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं वो इसके प्रति कैसे एक्ट करती है, हमने तो मॉडिफाई कर लिया बट इट्स नॉट दैट ईजी। तो शरीर की चीज़ें कैसे उसको एक्ट कर रही हैं, कैसे लाइक मतलब जैसे कई तरीके से मतलब कई लेवल पे जो चैलेंजेस है, माइक्रोबायोम का चैलेंज आ गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, या लाइक ये जो टी सेल्स हैं लिम्फोमा की प्रोफाइलिंग ऑफ टी सेल्स लिम्फोमा की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स इसमें कौन कौन सी जो प्रेजेंट है उसको स्टडी करना, और कौन जो है रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है जब हम इस थेरेपी के माध्यम से टी सेल्स को चेंज करके शरीर में इंट्रोड्यूस जो है करते। तो ये क्वेश्चनर्स हैं, आप देख लेना। स्पेशल ऑफर आज आपका एक्टिव है, तो आप 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस के कोर्सेज पे। क्रैश कोर्स है, इस पर 20% ऑफ है, ठीक है। क्रैश कोर्स का प्राइस वैसे ही रिड्यूस्ड है तो इसमें 20% ऑफ है, तो अराउंड 3400 के आसपास होगा। और ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, PT 730 प्लस और जितने भी क्लासेस हैं कवर हो जाएंगी। इसके अलावा 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर्स है, तो इस पर 50% ऑफ आप चेक करना अगर होगा तो। इसके अलावा ये सारे कोर्सेज देखो, कंप्लीट क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो गया है, PT 730 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर है, टेस्ट सीरीज़ भी है, साइंस टेक का भी कोर्स है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स है। यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और UPSC APFC कोर्स में 20% ऑफ है, तो ये अराउंड 1400 के आसपास प्राइस मिलेगा। प्राइस होगा 28 तारीख से वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको मिस नहीं करना है। काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, तो इनको आप लोग जाके सौरभ पांडे CSE ऐप के माध्यम से देख लें कौन सा आपको ज्वाइन करना है, आप उसको ज्वाइन कर लें और लेक्चर्स करना स्टार्ट कर दें। पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक्स ऑलरेडी आपके अपलोड होना शुरू हो गए हैं, मतलब 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स आपको पॉलिटी गवर्नेंस ARC रिपोर्ट सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा, जस्ट गो थ्रू इट। और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है 9057921649। और अगर आपको लैपटॉप से क्लासेस करनी है तो इस वेबसाइट पे विजिट करके लॉगिन बटन कर सकते हैं। और PDF और ये सब डाउनलोड करना है तो ये आपका अलग से ये PDFs भी आती हैं, मैगजीन भी है। सौरभ पांडे CSE आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, हाउ कल्चरल डाइवर्सिटी शेप्स फेडरलिज्म इन इंडिया। कोई क्वेरी है तो इस आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं और उस पर अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। और ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।